हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम प्रोटीन से जुड़े क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के बाद आपके प्रोटीन का एक भी क्वेश्चन आप जो डाउट में थे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आईसीएमआर के क्वेश्चन भी कर लेंगे, किस पदार्थ में कितना प्रोटीन होता है ये भी कर लेंगे, क्योंकि आईसीएमआर 2024 में यही लिखा हुआ है कि इसमें कितना पार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए है आईसीएमआर 2020 के अनुसार। इसमें मैं आपको सारों के अलग अलग भाग बता देती हूँ तो आगे के क्वेश्चन लगाना आसान हो जाएगा। एम से हो जाएगा आदमी का, डब्ल्यू से हो जाएगा वुमेन का, पी से हो जाएगा प्रेग्नेंट लेडी का, और एल से हो जाएगा लैक्टेटिंग मदर्स का, और यहाँ से न्यूनेटर या एन से हो जाएगा नवजात का। ठीक है, सामान्य पुरुष को चाहिए है कितना, 54 ग्राम 54 ग्राम किसको चाहिए, सामान्य पुरुष को। सामान्य महिला को कितना चाहिए है, 46 ग्राम। प्रेग्नेंट लेडी को एवरेज 70 ग्राम चाहिए। जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, जो लैक्टेटिंग महिला होती हैं, उनको कितना चाहिए है, देखो अगर उनका बच्चा 0 से 6 महीने का होता है तो उनको चाहिए है 63 ग्राम, और उनका बच्चा अगर 6 से 12 महीने का होता है तो उनको चाहिए है 59 ग्राम। नवजात की बात करते हैं हम, तो 0 से 6 महीने के बच्चे को चाहिए है 8 ग्राम, और 6 से 12 महीने के बच्चे को चाहिए है 10 ग्राम, या हम बोल सकते हैं 8 से 10 ग्राम प्रोटीन इनको आवश्यक होता है। ये पूरा आईसीएमआर का प्रोटीन के अनुसार पूरी डाइट है। ठीक है, तो सारे याद रखिएगा। इसके अलावा प्रति किलो वेट के से भी आवश्यक होती है। बोलते हैं कि 0.8 ग्राम प्रति किलो वेट पे आवश्यक होता है। मतलब अगर जो साधारण स्तर वर्क कर रहा है, अगर किसी व्यक्ति का वजन जैसे कि 3 किलो है तो उसको कितना प्रोटीन चाहिए, 3 में 0.8 का इंटू कर दो। ऐसा बॉडी वेट का भी आईसीएमआर 2020 में बोला है। यदि अगला है, यदि एक महीने का जो बच्चा है वो 10 महीने का है तो उसे कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए। मैंने बताया था अगर 7 से 12 महीने का बच्चा हो, यहाँ पे बात कर रहे हैं अतिरिक्त प्रोटीन की, तो सामान्य महिला को कितना आवश्यक होता है, 40 ग्राम। लेकिन यदि बच्चा उसका कितना हो, 7 से 12 महीने का हो, तो उसको 13.2 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए। कितना, 13.2 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए है जब 7 से 12 महीने का बच्चा हो। और अब जब 0 से 6 महीने का बच्चा हो तो कितना चाहिए है, 16 से 9 ग्राम चाहिए, 16.9 ग्राम चाहिए है। और 7 से 12 महीने में कितना चाहिए, 13.2 ग्राम अतिरिक्त चाहिए। ये 46 ग्राम से अतिरिक्त मात्रा है। 46 ग्राम से अतिरिक्त मात्रा अगर मतलब 0 से 6 महीने का है तो 46 ग्राम में हम कितना प्लस कर देंगे, 16.9, और 7 से 12 महीने का है तो कितना प्लस कर देंगे, 13.2 ग्राम कर देंगे। अगला है, यदि महिला 7 महीने की गर्भवती है तो उसे कितने ग्राम प्रोटीन अतिरिक्त चाहिए। यहाँ भी क्या आ गया है, अतिरिक्त चाहिए। तो देखो याद रखो, गर्भवती महिला जो होती है, गर्भवती महिला को जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो पहली तिमाही में जो नॉर्मल रहती है वही रहती है। लेकिन अगर दूसरी तिमाही होती है और तीसरी तिमाही होती है तो इस समय इनकी प्रोटीन की डाइट बढ़ जाती है। दूसरी तिमाही में इसको लगभग 55.5 मिलीग्राम आवश्यक होता है। 55.5 मिलीग्राम आवश्यक होता है, मतलब इसको 9.2 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए होता है। और जो तीसरी तिमाही होती है उसमें लगभग इनको 68 ग्राम चाहिए होता है। मतलब प्लस कितना चाहिए रहता है, 22 ग्राम चाहिए रहता है तीसरी तिमाही। अब 7 महीने की गर्भवती है, मतलब तीसरी तिमाही चल रही है, तो उसको कितना एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा, 22 ग्राम एक्स्ट्रा उसको चाहिए रहेगा। अगला है, यदि महिला 4 महीने की गर्भवती है तो कुल कितना प्रोटीन डेली चाहिए है। 4 महीने की गर्भवती को मैंने बताया था 9 ग्राम एक्स्ट्रा उसको चाहिए है, 9.2 ग्राम चाहिए रहता है। सामान्य महिला को कितना चाहिए, 6। अब इसमें हम कितना प्लस कर देंगे, 9 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 54.6 इनको आवश्यक होगी यदि 4 महीने की गर्भवती होगी। मतलब 6 महीने तक इतना ही चाहिए रहेगा। अगला है, 100 ml दूध से कितना ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। 100 ml दूध से 3.4 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक न एक शिफ्ट में आना ही आना है। 100 ml दूध में कितना ग्राम प्रोटीन होता है, तो 100 ml दूध में 3.4 ग्राम प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले बात करते हैं, एक सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रति किलो बॉडी वेट कितना प्रोटीन चाहिए है। मैंने अभी आपको बताया था 0.8 उसको चाहिए है जिसका जो स्थिर काम करता हो। 0.8 से 1.2 ग्राम तक चाहिए है। मतलब जैसे जैसे उसका वर्क बढ़ता जाएगा, मॉडरेट होगा तो 1 होगा, बहुत भारी काम कर रहा है तो 1.2 पर किलो चाहिए। जैसे कि सपोज़ करो अगर उसका मॉडरेट काम कर रहा है और उसे 1 किलो चाहिए, तो अगर वो 70 किलो का है तो उसको 70 ही ग्राम प्रोटीन चाहिए रहेगा। मतलब ऐसा प्रति किलो बॉडी वेट आवश्यक होता है।
100 ग्राम मूंगफली में कितना प्रोटीन होता है? 100 ग्राम मूंगफली में 26 ग्राम प्रोटीन होता है। 25 से 26 ग्राम ही प्रोटीन 100 ग्राम मूंगफली में होता है। याद रखिएगा, शाकाहारियों के लिए ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। शाकाहारियों के लिए दाल भी बोला जाता है, गरीबों का मांस बोलते हैं दाल को। दाल, सोयाबीन हुआ, दाल हुआ, सोयाबीन हुआ, मूंगफली हुई, ये सारे क्या होते हैं? प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं शाकाहारियों के लिए। 100 ग्राम मूंगफली में कितना प्रोटीन होता है? 26 ग्राम प्रोटीन होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी प्राप्त होती है, 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी इतनी ही होती है और 1 ग्राम प्रोटीन से भी इतनी ही होती है। जबकि 1 ग्राम, अगर हम वसा की बात करें, वसा का कैलोरी मान, ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से कितनी होती है? 9 किलो कैलोरी। और प्रोटीन से कितनी होती है? 4 किलो कैलोरी होती है। एक 8 महीने के बच्चे को प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए है? एक 8 महीने के बच्चे को प्रतिदिन 10.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और 6 महीने के बच्चे को कितना चाहिए है? 8 ग्राम प्रोटीन चाहिए। एक 1 से 3 वर्ष के बच्चे को कितना चाहिए है? 12.5 ग्राम प्रोटीन 1 से 3 वर्ष के बच्चे को चाहिए है। अगला है, एक 4 महीने के बच्चे को प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए? मैंने बताया 6 महीने का, 0 से 6 महीने का बच्चा रहेगा, उसे 8 ग्राम प्रोटीन ही चाहिए रहेगा। 18 वर्ष की एक कोई किशोरी है, उसको कितना चाहिए रहेगा? जो सामान्य महिला को आवश्यक होता है वही इनको आवश्यक होता है। 18 वर्ष की किशोरी को 46 ग्राम चाहिए है। 13 से 15 वर्ष की अगर कोई किशोरी है तो उसको 43 ग्राम चाहिए रहेगा। 16 से 18 साल का अगर लड़का होगा, 16 से 18 साल का अगर लड़का होगा तो उसको कितना चाहिए? उसको 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए रहेगा। अगला है, 7 से 9 वर्ष के बच्चे को प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए? 7 से 9 वर्ष के बच्चे को 23। अंदाज़ा लगा सकते हो, जब हमको चाहिए, जब बच्चे 1 से 3 वर्ष के बच्चे को अगर लगभग 12-13 ग्राम चाहिए है ना, हमको 46 ग्राम चाहिए, तो इनके बीच का ही होगा 7 से 9 वर्ष के बच्चों का, तो कितना हो जाएगा? 23 ग्राम हो जाएगा। शरीर की कुल प्रोटीन का कितना प्रतिशत भाग मांसपेशियों से बना होता है? मतलब हमारा जो शरीर होता है उसका कितना भाग मांसपेशियों से बना होता है? तो करीब 50% भाग जो होता है मांसपेशियों से बना होता है, जिसमें से 20% भाग जो होता है वो अस्थियों में ही होता है, मतलब हड्डियों में ही होता है। ठीक है, 20 अस्थियों में होता है। इसके अलावा दांतों में पाया जाता है, उपास्थि में पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है, इन सब जगहों पर ये पाया जाता है। ये प्रोटीन जो होता है शरीर का आधार निर्माण करता है, मांसपेशी का निर्माण करता है, जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करता है। प्रोटीन जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था? 1840 में दिया था। प्रोटीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? प्रोटीन शब्द सबसे पहले मुल्डर ने दिया था। किसने दिया था? मुल्डर ने दिया था। और 1838 में वर्जीलियस ने इसका सबसे पहले नाम दिया। वर्जीलियस ने इसको सबसे पहले, मतलब वर्णन किया था किसने? मुल्डर ने। मुल्डर ने क्या किया था? वर्णन किया था। मुल्डर ने इसका वर्णन किया था और वर्जीलियस ने इसको प्रोटीन नाम दिया था। निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर की आधारभूत संरचना का निर्माण करता है? प्रोटीन ही शरीर की आधारभूत संरचना का निर्माण करता है। प्रोटीन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो प्रोटियोज से हुई है। प्रोटियोज का मतलब होता है प्राथमिक या पहली श्रेणी। प्राथमिक या पहली श्रेणी इसको बोलते हैं। प्रोटीन का सबसे पहले वर्णन किसने किया था? अभी मैंने बताया, मोल्डर ने वर्णन सबसे पहले किया था। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? प्रोटीन शब्द की जो उत्पत्ति की थी वो वर्जीलियस ने की थी। किसने की थी? वर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द की सबसे पहले उत्पत्ति की थी। प्रोटीन का वर्णन करने वाले जो मुल्डर थे वो उन्होंने अपने एक लेख में प्रोटीन का वर्णन प्रकाशित किया था। वो लेख किस भाषा में था? वो फ्रेंच भाषा का एक लेख था जिसमें उन्होंने प्रकाशित किया था। प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में टूट कर भी अमीनो अम्लों में ही बदल जाता है और इसमें पेप्टाइड बंध पाया जाता है। इनमें से कौन सा प्रोटीन मांसपेशियों का निर्माण करता है? तो मांसपेशियों का एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन, ये दोनों ही प्रोटीन क्या करते हैं? मांसपेशी का निर्माण करते हैं। एक्टिन और मायोसिन दोनों ही प्रोटीन मांसपेशी का निर्माण करते हैं। लेकिन जो रेटिनॉल होता है वो क्या होता है? हम रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं। विटामिन ए का ये सक्रिय रूप होता है, जबकि निष्क्रिय रूप क्या होता है? निष्क्रिय रूप को हम क्या बोलते हैं? प्रोविटामिन बोलते हैं।
अगला है एल्बुमिन या ग्लोब्युलिन प्रोटीन किस में होता है। एल्बुमिन या ग्लोब्युलिन प्रोटीन जो होता है वो अंडे में पाया जाता है। अंडे का जो भाग होता है, जो पीला कलर का भाग आता है, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण के स्थान को क्या बोलते हैं। प्रोटीन जहाँ से संश्लेषित होता है उसको हम रिक्तिका बोलते हैं। प्रोटीन कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। अमीनो अम्लों की अगर हम बात करें तो 9 अमीनो अम्ल क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, और 11 अमीनो अम्ल क्या होते हैं, अनावश्यक होते हैं। 11 अमीनो अम्ल अनावश्यक होते हैं। 9 अमीनो अम्ल जो आवश्यक होते हैं, अगर आपको इनकी ट्रिक्स नहीं मिल रही है और आपने हमारा बैच लिया है हम जीतेंगे बैच, तो मैंने ये सारे अमीनो अम्ल आपको ट्रिक द्वारा याद कराए हैं। मेथियोनिन हो, ल्यूसिन हो, लाइसिन हो, है ना, ये सारे मैंने ट्रिक द्वारा आप लोगों को याद करवाए हैं। तो सारे लोग देख लीजिएगा अगर आपने ट्रिक वाला बैच लिया हो। इसके अलावा अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपको क्वेश्चन की तैयारी नहीं हुई, इसी जैसे वीडियो मैं बना रही हूँ इसी तरह का पीडीएफ आप चाहते हैं, हर टॉपिक का आपको एमसीक्यू पीडीएफ मिले, बार बार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिले, रोज़ आप टेस्ट दे पाएँ, हमारे चैनल पर रोज़ टेस्ट होते हैं टेलीग्राम पर। आज पूरा पोषण जो सेक्शन फर्स्ट है, पोषण और स्वास्थ्य, पूरा उसका टेस्ट है, जिसमें गर्भवती महिला, नवजात बच्चे की देखभाल, किशोर अवस्था की देखभाल, विभिन्न मानव रोग, विभिन्न पोषक तत्व, टीकाकरण, कुपोषण, इन सारे टॉपिक का टेस्ट है। इन सारे की ट्रिक्स वीडियो मैंने पहुंचा दी है, सारे की वीडियो पहुंचा दी है, सारे की पीडीएफ थ्योरी की पहुंचा दी है, सारे की एमसीक्यू पहुंचा दिया। और आज करीब 600 प्रश्नों का रात को टेस्ट है। रात 8 बजे से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और 12 साढ़े 12 तक टेस्ट चलेगा टेलीग्राम पर। हमारे जो तीनों बैच हैं, हमारे 3 बैच हैं, और जो तीनों बैच हैं वो कहाँ पर हैं, सारे तीनों के टेलीग्राम पर। एक का नाम है हम जीतेंगे बैच, एक का क्या नाम है, एक का हम जीतेंगे बैच नाम है, एक का नाम है एमसीक्यू बैच, और एक का नाम है टेस्ट बैच। ये 3 बैचों के नाम से ये 3 बैच बनाए गए हैं। हम जीतेंगे बैच कितने का है, 499 का है। पहले 799 का था, अब ये 399 का है एमसीक्यू बैच। और टेस्ट बैच जो है वो 199 का। इसमें आपको टेस्ट टेलीग्राम में हम ऐड कर लेंगे, वहाँ पर जो टेस्ट होते हैं वही आपको देने मिल जाएंगे। एग्ज़ाम के जब तक आपका एग्ज़ाम रहेंगे, सुपरवाइज़र का जब तक एग्ज़ाम चलेगा तब तक आप जुड़े रहेंगे। जैसा भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उस हिसाब से आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। इसके अलावा 399 में आपको हमारे सारे प्रैक्टिस एमसीक्यू मिल जाएंगे, सारे टॉपिक के। अगर आपको टॉपिक वाइज जैसे कि एमसीक्यू हैं, अगर आपको सारे टॉपिक तैयार कर लिए लेकिन आपको उसके एमसीक्यू नहीं मिल पा रहे हैं, आपने टॉपिक तो पढ़ लिए हैं पर आप सोच रहे हैं कि अब हम कहाँ से इसके एमसीक्यू लें, कहाँ से हमें इसके एमसीक्यू मिले, तो आप हमारा टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू वाला बैच ले सकते हैं। उसमें हर टॉपिक के एमसीक्यू हैं, अधिनियम के एमसीक्यू हैं, उसमें सारी योजनाओं के एमसीक्यू हैं, न्यूट्रिशन के एमसीक्यू हैं, आईसीएमआर के एमसीक्यू हैं। एमसीक्यू बैच ले सकते हो। और हमारा जो हम जीतेंगे बैच है वहाँ पर आपको इन टेस्ट के साथ और एमसीक्यू के साथ आपको हमारी सारी थ्योरी पीडीएफ भी मिल जाएंगी, थ्योरी एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, ट्रिक के वीडियो भी मिल जाएंगे। कठिन से कठिन टॉपिक जैसे कि अधिनियम की सारी डेट ट्रिक द्वारा याद है, अधिनियम की पूरी धाराएं ट्रिक द्वारा हमने याद करवाई हैं वीडियो में, ये सारे आपको ट्रिक द्वारा मिल जाएंगे। तो जो भी लेना चाहता है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसके अलावा एमसीक्यू बैच के साथ भी टेस्ट मिलेगा और हम जीतेंगे बैच के साथ भी टेस्ट मिलेगा। मैं बात कर रही थी आवश्यक अमीनो अम्ल की और अनावश्यक अमीनो अम्ल की। आवश्यक अमीनो अम्ल 9 होते हैं और अनावश्यक अमीनो अम्ल 11 होते हैं। ये आवश्यक अमीनो अम्ल को हमारा शरीर नहीं बनाता है, इनको हमारा शरीर नहीं बनाता है, इन्हें हमसे बाहर से लेना पड़ता है। जबकि जो 11 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं इनको हमारा शरीर खुद ही बना लेता है ना। तो ये हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं, इसलिए अनावश्यक होते हैं। और आवश्यक क्या होते हैं, आवश्यक कितने होते हैं, 9 होते हैं। मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से बनता है, तो मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बनता है। शरीर में कुल प्रोटीन का कितना भाग पाया जाता है, 50 पाया जाता है। लेकिन प्रतिशत में अगर हम देखें कि मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से बनता है, ओवरऑल सारे चीज़ों के संगठन में देखा जाए तो उसमें 15% आता है। सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है, सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन को भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, स्पेशली उनके लिए जो नॉन वेजिटेरियन है, जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन के लिए सोयाबीन बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। आप लोगों ने खाया होगा चाउमीन, मंचूरियन, फ्राई राइस, इनमें तो डाल के आजकल देते हैं मार्केट में।
तो 42 ग्राम प्रोटीन सबसे ज़्यादा इसी से ही मिलता है, क्योंकि मूंगफली से तो 26 ग्राम मिलता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, दोनों सही है। इसका आंसर होगा सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्या होगा? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, लेकिन जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन जरूर होते हैं। प्रोटीन की संरचना में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? प्रोटीन की जो संरचना होती है उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत 23% होता है। प्रोटीन जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ मात्रा में फास्फोरस और सल्फर से भी मिलकर बना होता है। फास्फोरस और सल्फर से भी मिलकर बना होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा रहती है प्रोटीन में कार्बन की। कितनी रहती है? 50% रहती है। हाइड्रोजन की कितनी रहती है? 7% रहती है। ऑक्सीजन की कितनी रहती है? 23% रहती है। नाइट्रोजन की कितनी रहती है? 16% रहती है। और बहुत कम मात्रा, मतलब 0.65% लगभग फास्फोरस और सल्फर की रहती है। तो आपसे पूछेंगे प्रोटीन की संरचना में सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका रहता है? सबसे ज़्यादा प्रतिशत कार्बन का रहता है। ऑक्सीजन का कितना रहता है? 23% रहता है दूसरे नंबर पर। और हाइड्रोजन का कितना रहता है? 7% रहता है। प्रोटीन की संरचना में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? अभी मैंने बताया था 16% होता है नाइट्रोजन का, और 23% किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। याद रखना, मुख में कभी भी प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? स्टोमक या आमाशय से आरंभ होता है। अगला है, एक मनुष्य को प्रतिदिन 2000 कैलोरी में से कितनी कैलोरी जो होती है वो प्रोटीन से प्राप्त होती है? तो 200 से 300 किलो कैलोरी प्रोटीन से प्राप्त होती है, मतलब 10 से 15%। 10 से 15% जो कैलोरी है, या बोले 200 से 300 कैलोरी है, ये किससे प्राप्त होती है? प्रोटीन से प्राप्त होती है एक व्यक्ति को। इसको जो प्रोटीन में जो CHR समूह होते हैं उनको साइड चेन ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड चेन ग्रुप भी इसको बोलते हैं। मानव शरीर में पूरा संगठन अगर देखें तो 15 से 16% भाग उसका प्रोटीन से बना होता है, 62% भाग पानी से बना होता है, और 16% भाग वसा या फैट से मिलकर बना होता है। प्रोटीन की संरचना में किसकी मात्रा बहुत कम होती है? सल्फर की बहुत कम होती है, क्योंकि हमने देखा कार्बन की तो कितनी होती है? 50% होती है, बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 23% होती है। नाइट्रोजन की कितनी होती है? 16% होती है। और सल्फर और फास्फोरस की कितनी होती है? 0.6% रहती है, मतलब इसकी ही मात्रा सबसे कम पाई जाती है। अगला है, ऐसा प्रोटीन जिसमें 20 अमीनो अम्ल उपस्थित होंगे, क्या वो कहेगा? देखो, प्रोटीन के अलग अलग 3 भागों में हमने बांटा। एक तो होता है पूर्ण प्रोटीन होता है, एक होता है आंशिक प्रोटीन होता है, और एक होता है अपूर्ण प्रोटीन। कि ये कैसे होते हैं आंशिक प्रोटीन? पूर्ण प्रोटीन वो होते हैं जिसमें 20 अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। मध्य प्रोटीन वो होता है जिसमें 17 से 18 हो, मतलब 1-2 अमीनो अम्ल एब्सेंट हो जाएं। अपूर्ण प्रोटीन क्या कहलाता है? जिसमें मतलब ये मध्य और आंशिक तो लगभग सेम ही होते हैं। और अपूर्ण प्रोटीन वो होता है जिसमें केवल 1 या 2 ही उपस्थित रहते हैं, मतलब बाकी के 17-18 तो गायब ही होते हैं, उसको हम अपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। पूर्ण में सारे अमीनो अम्ल रहते हैं, मध्यम में 1 या 2 अनुपस्थित रहते हैं, और अपूर्ण में बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप दाल खा रहे हो, ये एक अपूर्ण प्रोटीन होता है, लेकिन दाल में आप मक्का मिला लो, दाल में आप चावल मिला लो, दाल में आप जौ मिला लो, अगर इनको मिला लोगे तो ये पूर्ण प्रोटीन बन जाता है। हीमोप्रोटीन जो है वो किस प्रकार का प्रोटीन होता है? देखो, रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन को 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है सरल प्रोटीन। एक कौन सा होता है? सरल प्रोटीन होता है। एक होता है संयुग्मी प्रोटीन। एक होता है सरल प्रोटीन, एक होता है संयुग्मी प्रोटीन, और एक होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, सरल प्रोटीन क्या होता है? इसका निर्माण केवल अमीनो अम्लों द्वारा होता है। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? केवल अमीनो अम्ल द्वारा होता है। इसका निर्माण पूरा शुद्ध रहता है ये, जैसे कि कैरोटीन हुआ, हीमोग्लोबिन हुआ, ग्लूटोनिन हुआ, ये सरल हो। संयुग्मी होता है जिसमें आप प्रोटीन के साथ कोई दूसरी चीज़ भी मिल जाए, जैसे कि हमने मतलब ग्लूकोज को मिला दिया प्रोटीन से, तो ये क्या हो गया? ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे? संयुग्मी हो जाएंगे। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है?
जिनको हम डेरिवेटिव प्रोटीन भी बोलते हैं। ये सरल या संयुग्मी के विघटन से, टूटने से बनते हैं, जैसे कि होता है पेप्टोन्स। ये क्या हो जाएंगे, इनको हम व्युत्पन्न प्रोटीन बोलते हैं। तो हीमोप्रोटीन कैसा कहलाएगा, हीमोप्रोटीन में हीम भी मिल रहा है और प्रोटीन भी दो लोग मिल रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संयुग्मी प्रोटीन हो जाएगा। अगला है ऐसा प्रोटीन जिसमें आवश्यक अमीनो अम्ल केवल 2 या 3 ही होते हैं, क्या होता है, अपूर्ण प्रोटीन कहलाता है। व्युत्पन्न प्रोटीन कौन से होते हैं, जो प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक विघटन से बनते हैं। मतलब प्राकृतिक मतलब जो सरल प्रोटीन होता है, उनके टूटने से बनते हैं। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कितने अंगों में होता है, प्रोटीन का पाचन 3 अंगों से होता है। प्रोटीन का पाचन कितने अंगों से होता है, 3 अंगों से होता है। किसमें, सबसे पहले कहाँ होता है, आमाशय में, मतलब स्टोमक में होता है। सबसे पहले कहाँ होता है, स्टोमक मतलब आमाशय में होता है। दूसरा फिर पक्वाशय में होता है, पक्वाशय जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है इलियम में। तीसरा क्या होता है, इलियम में, जो छोटी आंत का हिस्सा होता है उसमें होता है, ठीक है। तो याद रखना। आपके लिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ। आपके लिए क्वेश्चन है कि प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कितने अंगों से होता है, कितने अंगों से प्रोटीन का पाचन होता है। तो 3 अंगों से होता है, मैंने बताया, आमाशय, पक्वाशय और इलियम, है ना, 3 अंगों से होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जो इलियम होता है, छोटी आंत का नीचे वाला हिस्सा, उसकी लंबाई कितनी होती है, इलियम की लंबाई कितनी होती है। ये सारे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इलियम की लंबाई कितनी होती है। सारे लोग कमेंट कीजिएगा कि इलियम की लंबाई कितनी होती है। अगला होता है आमाशय रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, पेप्सिन होते हैं, रेनिन होता है, या दोनों होते हैं। तो जो आमाशय रस में पेप्सिन एंजाइम भी होता है और रेनिन एंजाइम भी होता है। आमाशय में क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम भी होता है और रेनिन एंजाइम भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। इसका रेनिन एंजाइम क्या करता है, रेनिन एंजाइम जो होता है वो दूध को पचाने का काम करता है। रेनिन एंजाइम क्या करता है, रेनिन एंजाइम दूध को पचाने का काम करता है, और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाने का काम करता है। इसमें HCl की ये हेल्प ले लेता है। तो ये दोनों रेनिन एंजाइम जो होता है मोस्टली बच्चों में ये पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम किसके द्वारा क्रियाशील होकर पाचन करता है, भी मैंने बताया कि HCl द्वारा क्रियाशील होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, HCl द्वारा क्रियाशील होता है। कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहायता करता है, रेनिन एंजाइम दूध के पाचन में सहायता करता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपने मुझे अभी तक व्हाट्सअप पर ज्वाइन नहीं किया है तो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं, आपको याद हो जाएंगे। सबसे कठिन कठिन एडवांस लेवल के मैंने क्वेश्चन डाले हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाइएगा, आकांक्षा 1957 सर्च कीजिएगा, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूरे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पेप्टोन को अमीनो अम्लों में किस एंजाइम की सहायता से बदला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेप्टोन को अमीनो अम्लों में किस एंजाइम की सहायता से बदलते हैं, इरेप्सिन की सहायता से बदलते हैं। किसकी सहायता से बदलते हैं, इरेप्सिन की सहायता से बदलते हैं। पेप्टोन को अमीनो अम्ल में किस एंजाइम की सहायता से बदलते हैं, इरेप्सिन की सहायता से बदलते हैं। कौन सा प्रोटीन चावल में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है ग्लूटेलिन प्रोटीन। चावल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, चावल में ग्लूटेलिन प्रोटीन पाया जाता है। दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दाल में प्रोलेमिन प्रोटीन पाया जाता है। दाल में कौन सा पाया जाता है, दाल में प्रोलेमिन पाया जाता है। चावल में कौन सा पाया जाता है, चावल में ग्लूटेलिन पाया जाता है। चावल में ग्लूटेलिन पाया जाता है ना। केसीन दूध में पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन में पाया जाता है। और जो गेहूँ होता है, गेहूँ में ग्लूटेन पाया जाता है। गेहूं में गिलियडिन भी पाया जाता है और ग्लूटेन भी पाया जाता है। दाल का एडवांस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मांसपेशियों में एक्टिन पाया जाता है, कोलेजन त्वचा में पाया जाता है ना। और इसके अलावा जीन एक मक्का में पाया जाता है। मक्के में कौन सा पाया जाता है, मक्के में जीन पाया जाता है। मक्के में कौन पाया जाता है, जीन पाया जाता है, याद रखिएगा।
अगला है कोलेजन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। अभी मैंने बताया कोलेजन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है। मक्के में कौन सा पाया जाता है, जीन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशी में कौन सा पाया जाता है, मायोसिन प्रोटीन मांसपेशियों में पाया जाता है। मांसपेशी और जो पंजा रहता है, खुर रहते हैं, वहाँ पर अल्फा कैरोटीन पाया जाता है। पंजे खुर में कौन सा पाया जाता है, अल्फा कैरोटीन पाया जाता है। प्रोलेमिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, प्रोलेमिन प्रोटीन दाल में पाया जाता है। प्रोलेमिन दाल में पाया जाता है। गेहूं में कौन सा पाया जाता है, गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है। चावल में का क्या पाया जाता है, अभी मैंने बताया था चावल का ग्लूटेलिन चावल में पाया जाता है। ग्लूटेन है और ये ग्लूटेलिन है। और रक्त में कौन सा पाया जाता है, रक्त में जो पाया जाता है ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। रक्त में कौन सा पाया जाता है, ग्लोबिन। और जो गुणसूत्र वगैरह रहते हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। जीन प्रोटीन किस में पाया जाता है, अभी मैंने बताया मक्के में पाया जाता है जीन प्रोटीन। एंटीबॉडी को कौन सा प्रोटीन कहते हैं, एंटीबॉडी को सुरक्षित प्रोटीन कहते हैं। एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोधी में कंफ्यूज मत होइएगा। जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपके पास समय ही कम है। एंटीबॉडी को कौन सा प्रोटीन कहते हैं, सुरक्षित प्रोटीन एंटीबॉडी को बोलते हैं। कौन सा प्रोटीन ऊतकों को फैलने में और सिकुड़ने में सहायता करता है, इलास्टिन प्रोटीन। फाइब्रोनोजेन क्या करता है, रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। रक्त का थक्का जमने में ये सहायता करता है। ग्लूटेन प्रोटीन क्या करता है, ग्लूटेन प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। और इलास्टिन क्या करता है, ऊतकों को फैलने में और सिकुड़ने में सहायता करता है। हमारे जो ऊतक फैलते हैं, हमारे जो ऊतक सिकुड़ते हैं, उनमें ये इलास्टिन प्रोटीन सहायता करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये महिला जो प्रैक्टिस बैच है, ये पूरा ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ये हमारा हम जीतेंगे बैचेस में ट्रिक्स की वीडियो, ऑडियो लेक्चर सब कुछ मिलेगा। ये अधिनियम इस प्रकार की ई बुक आपको हर टॉपिक की मिल जाएंगी। तो आप ई बुक MCQ बैच में हम आपको टेलीग्राम से ऐड कर देंगे, वहाँ पर आपको ये सारी PDF डली हुई मिल जाएंगी। आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ये सारी ई बुक आपको मिल जाएंगी, जितनी भी आप देख रहे हैं तो आप इनको ले सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।